नमस्ते। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। कक्षा द्वादशी, विषय इतिहास, पाठ तो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, प्रकरण यानी इसमें बिंदु हर्षकालीन भारत, प्रशासन, उसकी सेना, उसके द्वारा धर्म संबंधी कार्य, हर्ष का मूल्यांकन और वेनसांग का भारत विवरण। ये वीडियो क्रमांक 4 के अंदर आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। हर्षकालीन भारत में यानी पुष्य भूति वंश की स्थापना थानेश्वर हरियाणा में हुई थी। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में इस वंश का महान शासक बना था। उसने अपने राजधानी थानेश्वर से कनौज परिवर्तन की। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। हर्ष की विजय एवं साम्राज्य विस्तार पर टिप्पणी लिखी एक बिंदु बनता है, प्रश्न भी बनता है। अब हर्ष की विजय और उनका साम्राज्य विस्तार यानी विजय मतलब उपलब्धि, उसने कहाँ कहाँ अपने राज्य के अंदर और नए क्षेत्रों को जोड़ा था जीत करके, और उसका राज्य कितना बड़ा हो गया था, उसके बारे में विवरण है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की वास्तविक जानकारी उसके जो अभिलेख हर्षचरित्र तथा वेनसांग सीयू की से मिलती है। और हर्ष ने लगभग समस्त उत्तरी भारत में विजय प्राप्त की एवं साम्राज्य का विस्तार किया था। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की के नाम से जाना जाता है। वेनसांग ने हर्ष के पंच भारत, कनौज, गौड़, पंजाब, मिथिला, उड़ीसा की विजयों का उल्लेख किया है। हर्ष की विजय, पहला गौड़ का शशांक, यानी हर्ष ने बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की और उस समय शशांक वहाँ का शासक था। हर्ष ने शशांक पर आक्रमण करके उसे परास्त यानी हराया और उसे राज्य से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया, और उसके लौट जाने पर शशांक ने फिर मगध पर अधिकार कर लिया। वल्लभी विजय 2, हर्ष ने 630 ईस्वी से 633 ईस्वी के बीच वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य को हराया। हर्ष ने वल्लभी से वैवाहिक संबंध बनाए। वल्लभी नरेश को अपनी और मिलाने के लिए अपनी पुत्र का विवाह उसके साथ कर दिया। हर्ष तथा कामरूप, हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया, जिससे गौड़ नरेश शशांक को सीमित कर दिया। हर्ष पुलकेशिन संघर्ष, हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ 623 से 634 4 साल युद्ध हुआ। ऐहोल प्रशस्ति और वेनसांग परोक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। सिंध के साथ संघर्ष, बाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि हर्ष ने सिंधु राज को युद्ध क्षेत्र में मर्दित करके और उसकी राजलक्ष्मी को छीन लिया। इससे पता चलता है सिंधु देश का राजा युद्ध में पराजित तो हुआ, परंतु उसका राज्य नहीं छीना जा सका। ये हर्ष की वंशावली है परिवार की, आप समय निकाल के देखना। ये चार्ट है वंश का। ये हर्ष के साम्राज्य कितना था, साम्राज्य विस्तार का पूरा संपूर्ण इसमें मानचित्र दिया है आपके सामने। इसको देखना, अध्ययन करना। ये स्वयं हर्ष है, हर्ष का चित्र है, हर्ष का परिचय है, साथ में संपूर्ण परिचय है। ये भी हर्ष की जानकारी, हर्ष का साम्राज्य विस्तार अभी जो मैंने पढ़ाया वह ये सहायक सामग्री है। हर्ष का अभियान सहायक सामग्री है। अगला बिंदु आता है अपना कश्मीर का राज्य। हर्ष ने ये सुना कि कश्मीर में भगवान बुद्ध का एक दांत है, और कश्मीर के राजा को हर्ष ने बुद्ध के दांत देने के लिए बाध्य किया। हर्ष और नेपाल, हर्षचरित से पता चलता है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया था। बुलर के अनुसार हर्ष ने नेपाल की विजय की थी।
राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार नेपाल में हर्षवंत का प्रचलन था। हर्ष का साम्राज्य विस्तार। हर्ष ने अपने शासन के दौरान अपने सामंत राजाओं में दूर दराज के क्षेत्र तथा जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेशों, असम को सम्मिलित किया। शिफ्ट प्रदेश बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, राजपूताना हर्ष के प्रशासन के अधीन थे। दक्षिण भारत के अभिलेखों में हर्ष को उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, यानी सामंता के सहयोग से सामंत की सेना होती थी और हर्ष के कहने पर वो उसका आते थे, दरबार में हाजिर होते थे, फिर युद्ध करते थे हर्ष की तरफ से, उसी पे चलता था। हर्ष की उपाधियां परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकलोतरायेश्वर, एकाधिकार, चक्रवर्ती, सावभौम, परमेश्वर आदि। अगला प्रश्न आता है, बिंदु आता है, राजा हर्ष का ज्ञान और धर्म का संरक्षक था, रक्षा करता था, रक्षालु था। कैसे? हर्ष का धर्म और ज्ञान के संरक्षण मूल्यांकन। हर्ष एक महान सेनापति, कलाकार, साहित्य, धर्म का संरक्षक था। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में वह महायान बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर्ष ने कनौज में 643 ईस्वी में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्ष के प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। धर्म संबंधी आगे आता है, कनौज सभा पर टिप्पणी लिखिए, यानी कनौज सभा हर्ष के समय आयोजन हुई थी, उसमें हर्ष का क्या योगदान था, हर्ष ने उसके लिए क्या किया, वो इसके अंदर वर्णित है। कनौज सभा का आयोजन हर्ष ने 643 में कनौज में किया था। कनौज सभा का उद्देश्य देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। कनौज सभा में 3000 महायान व हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण, नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भाग लेने के लिए आए थे। बहुत बड़ी सभा हुई थी। एक सहायक सामग्री है आपके सामने मैंने रखी है। ये हर्षवर्धन काल में धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय था। इसमें ये सारे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और शाक्त, शैव, सूर्य, कापालिक, कालमुख आदि विभिन्न संप्रदाय का प्रचलन था। प्रयाग व कनौज महासभा के आधार में होने का प्रमाण देती है। इन सभाओं में हर्ष ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यानी ये आपके सामने सहायक सामग्री इसलिए दी ताकि आपको भी विश्वास हो। और ये इतिहास बोलती है कि हर्ष उसमें बहुत अच्छा धर्म का संरक्षक था। ये एक सहायक सामग्री साबित करती है। ये हर्ष द्वारा दान देते हुए हर्ष के कनौज सभा का और सहायक सामग्री आता है। कनौज सभा में और शेष कनौज सभा 23 दिन तक चली और इसमें महायान बौद्ध शाखा का प्रचार प्रसार हुआ। यानी बौद्ध की 2 शाखा, हीनयान, महायान, तो यहाँ पर महायान शाखा का अधिक प्रचार हुआ। हर्ष के संरक्षण तथा प्रयासों से महायान बौद्ध धर्म देश विदेश में फैला। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रयाग सभा हर्ष के समय हुई थी। ये क्योंकि इसमें कौन आए थे, क्या उद्देश्य था और कितनी बड़ी सभा हुई। हर्ष के प्रयाग सभा दानवीरता का प्रतीक है। अभी आज शाम ने पहले चित्र बताया था आपको। अवेंसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था। हर्ष 5वें वर्ष प्रयाग में एक सम्मेलन का आयोजन करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। प्रयाग में पहले 3 दिन रेत के ऊपर एक अस्थायी इमारत पर एक बुद्ध मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्यक वस्त्र तथा बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई, लोगों को दिया। दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की मूर्तियों का सम्मान किया गया। चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया हर्ष के द्वारा। 5वें दिन 20 ब्राह्मणों को हर्ष द्वारा दान दिया गया। जैन धर्म तथा अन्य धर्मों के अवलंबियों को 10 दिन दान दिया गया। देखिए हर्ष की दानवीरता का श्रेष्ठ उदाहरण। सुदूर देशों से आए तपस्वियों को अगले कई दिनों तक दान दिया गया। अगले 1 महीने में निर्धन, अनाथ और पंगु लोगों को सहायता दी गई हर्ष द्वारा। ये सब 75 दिन में पूरा हर्ष द्वारा दानवीरता का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रयाग सभा पर अवेंसांग लिखता है, अब तक 5 वर्ष का संचित धन व्यय हो चुका था। यानी 5 वर्ष के लिए धन जो इकट्ठा किया गया था वो हर्ष ने इस प्रयाग सभा में खर्च कर दिया दान के रूप में। घोड़ों, हाथियों
और सैनिक उपकरण के अतिरिक्त जो राज संपत्ति की रक्षा तथा सुव्यवस्था के लिए आवश्यक थे, शेष कुछ भी न बचा। सब कुछ दे चूकने के बाद अर्श ने अपनी बहन राजश्री से एक पुराना वस्त्र मांगा, देखिए आप, और उसे पहनकर 10 दिशाओं के बुद्धों की पूजा की और प्रसन्नता अनुभव की कि उसका कोष दान धर्म में समाप्त हो गया था। देखिए आप, यानी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सारा मैंने दान कर दिया, जो धन था सारा मैंने दान कर दिया, अब मुझे बहुत आत्मा में संतुष्टि हुई है। ऐसा श्रेष्ठ दानवीर राजा का उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। हर्ष के शासन प्रबंध पर विचार करेंगे अब। हर्ष ने दिन को हर्ष ने 3 भागों में बांट रखा, जिसमें एक राजकार्य के लिए निश्चित था। हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्री तत्वों का मिश्रण था। मंत्रिपरिषद हर्ष के पास थी, जो हर्ष के कामों में सहयोग करती थी। शासन संचालन में सहयोग हेतु मंत्रिपरिषद होती थी। ये हर्ष का धर्म पहले आपने पढ़ा है, एक बार और पढ़ लेना। सहायक सामग्री मैंने आप इसलिए दिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े। धर्म का सारांश, हर्ष द्वारा दान का चित्र। अब अपन पढ़ रहे हैं अगला। हर्ष के मंत्रिपरिषद हर्ष के प्रशासन में सहयोग करती थी। मंत्री को सचिव आमात्य कहा जाता था। मंत्रिपरिषद राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सम्राट को चुनती थी। राज्यवर्धन की मृत्यु पर मुख्यमंत्री मंडी ने मंत्रिपरिषद की सभा का आयोजन किया था और हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा था। सचिवालय, हर्ष की राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था। बाणमण ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया है। सिंहानंद को उसने हर्ष का सेनापति कहा है। कुंतल को उसने घुड़सेना का अधिकारी बताया है। मधुवन ताम्रपत्र में स्कंदगुप्त को महाप्रमातार महासामंत कहा गया है। मधुवन ताम्रपत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में भानुको को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया है। हर्ष के मुख्य राज्य कर्मचारियों के नाम महासामंत, महाराज, द्वसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमार मात्य, उपरेक, विषयपति इत्यादि ये नाम थे। राजधानी के अपने राज्य के संदेशवाहक थे, जिन्हें हर्ष चरित्र में दीर्घध्वज कहा है। अब अगला बिंदु आता है सेना संबंधी जानकारी। हर्ष के पास कितनी सेना थी? अवेंसांग बताता है कि हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। बाद में हर्ष के पास 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े और हो गए। घुड़सवार के लिए घोड़े सिंधु, ईरान और कंबोज से मंगवाए जाते थे हर्ष द्वारा। हर्ष के साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। घुड़सवार के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। प्रमुख बड़े सेना अधिकारियों को महासेनापति कहा जाता था। ये सेना में कुछ पदों के नाम। अब साम्राज्य के भाग। हर्ष का साम्राज्य भुक्तियों, विषयों आदि में विभक्त था। प्रांतों को भुक्तियों में बांटा गया था। हर्ष के मधुवन व बांसखेड़ा दोनों में अचित्र भुक्ति का उल्लेख है। भुक्ति को वर्तमान में जिले समझा जा सकता है। ये सहायक सामग्री है। हर्ष का शासन प्रबंध, ये पद, हर्ष की सेना के बारे में, हर्ष का प्रशासन, हर्ष की सेना का प्रबंधन, हर्ष के प्रयाग सभा का। अब उसके बाद आता है ग्राम। ग्राम का प्रशासन एक मुखिया के हाथ में होता था और जिसे ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। अब आता है कर, यानी राजस्व कर। वो कहाँ से लेता था? राज्य के अंदर कहाँ से आता था कर, यानी आय करों के माध्यम से होती थी। वो कर किन से लेता था, क्या है, उसके बारे में विवरण है। हर्षकालीन ताम्रपत्र में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य तथा बलि। प्रथम अर्थात भाग भूमि कर था, यानी भूमि से हर्ष के द्वारा जनता से कर लिया जाता था। यह राज्य की आय का प्रथम साधन था तथा कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था, जिसे संभवतः व्यापारी देते थे। बलि कर, जो संभवतः एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। अवेंसांग, जो चीनी व्यक्ति था, भारत में आया था, वह अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि राजभूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राजकार्य चलाने के लिए था,
दूसरा भाग मंत्रियों तथा अन्य राजकर्मियों को वेतन देने के लिए था, तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए था, चौथा भाग धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए था। अब ये कर संबंधी बात हो गई। अब हर्ष के द्वारा दंड विधान की भी उस राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था थी, जो अपराध करता था उसको दंड भी दिया जाता था। इसमें अपराधियों को अपराध करने तथा या कानून तोड़ने पर दंड दिए जाते थे, लेकिन शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था। अपराधी अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए कभी कभी अग्नि, जल, विष आदि के द्वारा द्वितीय परीक्षाएं भी ली जाती थी। अब आगे आता है अवेन्सांग के बारे में। ये चीनी यात्री था और उसने भारत में आया। भारत में रह करके भारत के बारे में उसने क्या लिखा है वह आपके सम्मुख में रखूंगा। अवेन्सांग का भारत विवरण। हर्षवर्धन के समय विख्यात चीनी यात्री अवेन्सांग भारत आया था और अवेन्सांग बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से 623 में भारत आया। किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। कब आया? 623 में। कहाँ? भारत। राजा कौन था? हर्ष। ठीक। अवेन्सांग ने भारत के संबंध में लिखित विवरण दिया। पहला था सामाजिक। 7वीं शताब्दी का भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह बताता है। अगला, ब्राह्मण अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्य में व्यतीत करते थे। क्षत्रिय निर्दोष, सरल, पवित्र, सीधे साधे और मितव्यय थे। ये दयालु और परोपकारी भी थे। व्यापारी वैश्य जाति के थे, व्यापार करते थे। शूद्र सबसे चौथा, शिल्प और वृत्ति के अतिरिक्त कृषि कार्य भी करते थे। ये इनका कहना है। कुछ सहायक सामग्री है। अर्श का शासन प्रबंध, अर्श के शासन व्यवस्था। वंशखड़े और मधुबन के दान पत्र में हर्ष अपने प्रजावत्सल भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करता है। अर्श की ये सामंत और उसके मंत्रिपरिषद, अर्श के समय अधिकारी, अर्श का दंड का नियम, अर्श के आय के साधन, अर्श धर्म के प्रति कितनी आस्था थी उसकी, अर्श के प्रयाग सभा का विवरण, अर्श द्वारा सभी धर्मों का आदर। अब अवेन्सांग का ही चल रहा है, सामाजिक पक्ष चल रहा है। इसमें अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंधित थे। अब आता है दूसरा बिंदु, आर्थिक पक्ष के बारे में अवेन्सांग ने क्या बोला। हर्ष के समय कृषि उद्योग का व्यापार अच्छी दशा में थे। सोने चांदी की मुद्रा के अतिरिक्त कौड़ियों का मुद्रा के रूप प्रचलन था। वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में था। ताम्रलिप्ति, बड़ौच, पाटलिपुत्र आदि शहर व्यापारिक केंद्र थे। कपड़ा, मसाले निर्यात और घोड़े, सोना, चांदी आयात की प्रमुख वस्तुएं थीं। राज्य उपज का 6ठा अंश के रूप में वसूला जाता था। अब धर्म संबंधी धार्मिक जीवन हर्ष का कैसा था, हर्ष के राज्य का कैसा था। विदेशी भारत को ब्राह्मणों का देश समझते थे। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। बौद्धों में महायान प्रभावित था, इसने लिखा है। अब आता है राजनीतिक जीवन, यानी हर्ष के राज्य में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक दशा। अवेन्सांग के अनुसार हर्षवर्धन एक प्रजावत्सल यानी प्रजा की रक्षा करने वाला, सेवा करने वाला, प्रजा पालक, कर्तव्य परायण तथा दयालु सम्राट था। प्रजा सुखी एवं संतुष्ट थी। दंड कठोर थे। राजा द्वारा लोक कल्याण के कार्य भी किए जाते थे। अपराध कम होते थे। शिक्षा कैसी थी? शिक्षा बौद्ध विहारों के अतिरिक्त गुरुकुलों में दी जाती थी। हर्ष के समय वेदों की शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी तथा ब्रह्मलिपि भी प्रचलित थी। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और वल्लभी शिक्षा का भी दूसरा विख्यात केंद्र था। ये कौन कह रहा है? अवेन्सांग कह रहा है। कहाँ का? चीन का। वो भारत में आया था यात्री। यहाँ आके कौन सा धर्म धारण किया था उसने? बौद्ध धर्म किया था। बौद्ध धर्म पर अधिक जानकारी प्राप्त करने यहाँ आया था। राजा कौन था यहाँ? हर्ष। अब आता है अगला, प्रशासक के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन करना है। कैसा अच्छा प्रशासक था, कैसा था, क्या है उसका हर्ष का मूल्यांकन। सम्राट हर्षवर्धन प्राचीन भारत के शासकों गौरवमयी परंपरा का अंतिम प्रतापी सम्राट था, यानी श्रेष्ठ सम्राट था। वह एक सफल योद्धा, पराक्रमी विजेता, सुयोग्य शासक, प्रजावत्सल यानी हर्ष में प्रजा का ही सोचने वाला, भलाई के बारे में, धर्मपरायण, धर्म की रक्षा करने वाला, महादानी सम्राट था। ये थे इसके श्रेष्ठ गुण थे। प्रश्न आ सकता है, तब लिखना है इसका। आज के समय तिब्बत, चीन, अन्य एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। ये विदेश का उदाहरण है। चीन में हर्ष ने प्रतिनिधि मंडल भेजा था।
हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख संरक्षक था। हर्ष अपना श्रेष्ठ कार्यों के कारण ही अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इस बात को अंडरलाइन कर लेना और उसका प्रश्न बना के लिख देना कॉपी में। आज ये अपने इतने बिंदुओं के बारे में पढ़ा, आप अधिक समय निकाल करके उसको गहराई से आराम से पढ़ते हुए चिंतन करते हुए इन बिंदु को याद भी करना। कोई सहायक सामग्री है, ये अभिमन्यु सांग का चित्र है, ये भी अभिमन्यु सांग का चित्र है, ये अभिमन्यु सांग की यात्रा का भारत विवरण, उसका भारत विवरण। अब दूसरा अभिमन्यु सांग और सहायक सामग्री, अभिमन्यु सांग का भारत विवरण, ये 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 भी अभिमन्यु सांग का भारत विवरण। सम्राट का मूल्यांकन हर्ष का अभी मैंने पढ़ा दिया है, ये सहायक सामग्री है, आप पढ़ लेना। ये हर्ष के कार्यवृत्त यानी उसने क्या क्या कार्य किए, ये हर्ष का कार्यवृत्त। अंतिम कक्षा कार्य, सम्राट हर्ष का परिचय बताते हुए उसकी विजय और साम्राज्य विस्तार पर लेख लिखिए। दूसरा प्रश्न, सम्राट हर्ष के प्रयाग सभा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, सम्राट हर्ष के शासन प्रबंध पर जानकारी लिखिए। चौथा, सम्राट हर्षवर्धन एक अच्छा प्रशासक था, मूल्यांकन कीजिए। गृह कार्य, सम्राट हर्ष ज्ञान व धर्म का संरक्षक था, मूल्यांकन कीजिए। हर्ष की कनौज सभा पर टिप्पणी लिखिए। अभिमन्यु सांग ने भारत के संबंध में क्या क्या लिखा, उसका विवरण दीजिए। जो अपन ने सोचा था वो सारे बिंदुओं का अभी अपने इस वीडियो के अंदर अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। आप कॉपी के अंदर इन कक्षा कार्य गृह कार्य करना ही है। इनके अलावा जो प्रश्न बनते हैं, उसको सहायक सामग्री भी मैंने इसमें भेजी है, उनमें से भी प्रश्न बना करके, और जो मैंने पढ़े थे उनमें भी प्रश्न बना करके, इनके अतिरिक्त आप अपने कॉपी के अंदर प्रश्नों को बना करके उसके उत्तर लिखना, कक्षा कार्य गृह कार्य ये भी करना, और ये जो वीडियो भेजा है इसकी पूरी पीडीएफ याद भी करना। आज अपना ये जो सोचा था वो बिंदु अपना पूरा हो गया। फिर अगले नए प्रकरण के साथ फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।